हेलो बेटा, कैसे हैं? मैं राजेश यादव बीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं SSC का टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं बिल्कुल। तो आज हमारा सेट नंबर जो है बेटा क्या है, 32 है। तो आपको पता है 32 पर पहुंच गए हैं। इस तरीके से यार गाड़ी हमारी धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही है और आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते रहें ताकि हम अपनी यात्रा को पूरी कर सकें और आपकी मंजिल पूरी हो जाए। ठीक है, तो चलो हम आज की शुरुआत करते हैं बेटा। इसके सवाल नंबर 1। उससे पहले वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ये ज़रूर आपको करना है। फिर आ जाते हैं हम अपने आज के पहले सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो बेटा। पहला सवाल कह रहा है कि ओसुवरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस तरफ पड़ता है? तो अरब सागर के पास पड़ता है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाती है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उधर आपका अंडमान एंड निकोबार है। तो वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये होता क्यों है? जैसे मान लो घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाते हैं तो मृत्यु होने के समय उसको आत्मा को शांति देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, नारियल है। नारियल के बहुत सारे इस तरीके से टोपी जैसे बना लेते हैं और उसमें सारे लोग मिल के क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो ये बहुत हर्षोल्लास वाला त्यौहार है। लेकिन किसी घर में जो मृत व्यक्ति होता है उसकी याद में ऐसा किया जाता है। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा पूरा होता है। ओसुवरी त्यौहार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसको देखते ही आप बता दोगे कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार भी पड़ोसी देश है, नेपाल भी पड़ोसी देश है। लेकिन क्या जापान हमारा पड़ोसी देश है? बेटा नहीं है। एक बात ध्यान देना, सारे के सारे देश कहाँ पड़ते हैं? एशिया में पड़ते हैं। जापान भी कहाँ पड़ता है? वो भी एशिया महाद्वीप में आता है। और आप इस बात को समझ लें। ठीक है, एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा है। तो जापान जो है हमारा क्या है, पड़ोसी देश नहीं है। जापान की राजधानी क्या है? वो है टोक्यो। इस तरीके से हमारा सवाल पूरा हो जाता है। अब हम बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने बेटा कब किया था? 126, 550, 400, 326, 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। और इसने किसके साथ युद्ध किया था? पोरस के साथ युद्ध किया था। कहाँ पर? पंजाब राज्य के पास। ठीक है, पंजाब ही एक ऐसी जगह थी जो भारत में एंट्री गेट था एक तरीके सा। ठीक है, चूँकि अफगानिस्तान के रास्ते आते थे, फिर उसके बाद पंजाब आते थे और पंजाब के रास्ते झेलम नदी पर ये युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है बेटा? राजा पोरस और जो है सिकंदर के बीच होता है, जिसमें पोरस की क्या हो जाती है, हार हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 326 BC या 326 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला सवाल है बेटा सोनल मान सिंह का जो सवाल है ये रिपीटेड सवाल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बार बार सवाल पूछा गया। मैंने आपको बोला है कि 10 सवाल 12 सवाल ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड है। अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। रुक्मणी देवी, हेमा मालिनी, मल्लिका साराभाई और सोनल मान सिंह। तो सोनल मान सिंह का नाम इनके साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आप देखें रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो आपको बताया था आपको हमने कि भरतनाट्यम तमिलनाडु। क्या? भरतनाट्यम तमिलनाडु। इस तरीके से ये हमको याद हो गया। और तमिलनाडु भरतनाट्यम का नाम आएगा तो किसका नाम जोड़ा जाएगा उसके साथ? रुक्मणी देवी का नाम जोड़ा जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है आज का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज फॉर्म इन द ईयर। एक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन कब हुआ था? 1920, 1927, 1923 और 1917। तो एक बात बता दे बेटा, आज़ादी से पहले इसकी स्थापना होती है। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य महासंघ बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? भारत वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है जेडी बिरला ने किया था। जेडी बिरला और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये इसकी स्थापना होती है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और एक बात बताते हैं आपको, इसमें ये पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना औद्योगिक संघ है पूरे भारत का। फिक्की, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फिक्की बोलते हैं। और ये फिक्की जो है क्या है? गैर सरकारी है, मतलब ये सरकार द्वारा इसका कोई मतलब नहीं है, गैर सरकारी है, गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी औद्योगिक संगठन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो जाए? औद्योगिक संगठन है फिक्की। फिक्की का नाम हमेशा न्यूज में आता रहता है। तो गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, फिक्की, इसकी स्थापना 1927 में होती है जीडी बिरला द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो व्यापारिक संगठन है वो क्या है? फिक्की है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3-4 प्रकार के होते हैं। पहले जो प्राथमिक क्षेत्र है या प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर या कच्चा माल होता है, खेत में जो पैदा होता है, या प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसके बारे में जो काम किया जाता है वो प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं। सेकेंडरी में कौन आता है? उद्योग धंधे आते हैं, इंडस्ट्री आता है। और तीसरे में कौन आता है? सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर आता है। तो एक बार बता दीजिए, परिवहन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट, जो सरकारी बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, आप टेम्पू खरीद लीजिए, रिक्शा खरीद लीजिए, बस खरीद लीजिए, कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए, ओला, उबर, कुछ भी आप गाड़ी खरीद करके अगर आप सवारी ढोने का काम करते हैं, माल भाड़ा ढोते हैं, तो सारा चीज़ किस में आ जाता है? सर्विस में आ जाता है, क्योंकि आप सर्विस देते हैं। तो अब भंडारण का मतलब आपके पास कोई दुकान है आर्थिक गतिविधियों के लिए, किस क्षेत्र का? तो वो बेटा हो जाएगा सर्विस सेक्टर। ठीक है, सेवा वाला भाव जहां आ जाता है वो किस में आ जाता है? सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई आदमी किसी विभाग में नौकरी करता है तो वो किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। आपको कोई मोबाइल की दुकान है, बाल काटने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कोई भी ऐसी दुकान है जो सर्विस देने का काम करते हैं, आपकी कोई कोचिंग सेंटर है, क्लासेस है, तो वो सब किस में आता है? सर्विस सेक्टर में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। चलो बेटा अगले तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य, ध्यान से समझना है, नॉर्थ ईस्ट राज्य की बात कर रहा है, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा है, राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 7 राज्य आते हैं। तो उन 7 राज्यों में से सबसे शिक्षित राज्य कौन है उसकी बात पूछ रहा है हमसे। तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और आसाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम का जो शिक्षा या शैक्षिक साक्षरता दर है वो 91.33% है। ठीक है, इतना परसेंट है। ओवरऑल बात किया जाए तो सबसे शिक्षित राज्य कौन है बेटा? ओवरऑल में किसकी बात करें? केरल है। तो उसके बाद आप जब लिखते हैं ओवरऑल में केरल, मिजोरम, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? गोवा का नंबर आता है।
केरल का साक्षरता दर कितना है? 94 पॉइंट समथिंग है। गोवा का कितना है? 88% है। ठीक है, 88% लगभग है। मिजोरम का 91 आता है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? उत्तर पूर्वी राज्य, तो उत्तर पूर्व में आता है मिजोरम। और सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में? तो सबसे कम शिक्षित राज्य हमारा कौन है इसमें? सबसे कम शिक्षित राज्य ये तो आप कहेंगे बिहार है, लेकिन बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे कम शिक्षित राज्य तो बिहार है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। इसको आप कमेंट में लिख के बताना, मैं ही बता देता हूं। तो वो है बेटा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम शिक्षित राज्य है। ओवरऑल की बात करें तो सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? वो बिहार है। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो कौन है? मिजोरम है। तो आपको ये ओवरऑल बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है कि इन द इंडियन प्लेयर नवजोत कौर प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, लॉन टेनिस और हॉकी। तो इनका संबंध किससे है बेटा? हॉकी से है। और ये पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में जाने वाली हैं और 2 बार ओलंपिक का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? हमारे भारत में 8 प्रमुख उद्योग हैं। 8 मेन इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है। वो कह रहा है इनमें से कौन 8 उद्योगों में से नहीं आता है, उसकी बात करना है। तो पहला है कोयला और दूसरा है कच्चा तेल। तो एक बात बता दें, कोयला भी गलत है, कच्चा तेल भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब एक नहीं है, 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 नहीं, 1 और 2 दोनों नहीं है 8 उद्योगों में से है। तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, दोनों सही नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आपको हम लिख के बताते हैं बेटा 8 प्रमुख उद्योग कौन है भारत के 8 प्रमुख 8 मेन इंडस्ट्री कौन है? 8 प्रमुख उद्योग कौन है? इसको नोट करना है बेटा 1 2 करके। तो पहला आपका क्या आ जाएगा? कोयला आ जाएगा, कोयला। फिर है कच्चा तेल, कच्चा तेल ये प्रमुख उद्योग में आता है। तीसरा है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोलियम एवं रिफाइनरी, रिफाइनरी। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर आगे लिखते हैं यहां पर सीमेंट, सीमेंट भी इसी में आता है 8 प्रमुख उद्योग में। उर्वरक, स्टील, स्टील आता। कितने हो गए एक बार गिन के बताइए? 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे कौन आता है? बिजली आता है, बिजली। अब एक और रह गया है, उसको आप बताइए कौन है इसमें? कच्चा तेल, पेट्रोलियम, उर्वरक। हाँ बताइए। बताओ बेटा। तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये है 7 नंबर। जो 8 नंबर आ जाएगा हमारा, 8 नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है क्या है? 8 प्रमुख उद्योग जिसमें CNG, LNG, PNG ये सारी गैसें होती हैं। तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर क्या करते हैं?
राज्य ने सितंबर के महीने में चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत की है। तो देख रहे हैं आप, फ्रॉम होम किचन टू ऑनलाइन मार्केट, गोवा चावथ ए बाजार इनिशिएटिव। तो गोवा सरकार ने इसकी शुरुआत किया है, चावथ ई बाजार। गोवा की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है बेटा प्रमोद सावंत। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और एक बात ध्यान से देखना है, उन्होंने स्विगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। स्विगी तो जानते हैं बहुत फेमस कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है स्विगी, ठीक। इस तरीके से गोवा राज्य सरकार ने चावथ ई बाजार गणेश चतुर्थी के पहले ये शुरू किया है, ताकि घर में जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उसको सीधा ऑनलाइन मार्केट के तहत सारे बाजार में ये माल पहुंचाया जा सके। देखो ये घर में माल बना रहे हैं, स्वेटर जैकेट ये सब बना रहे हैं, घर के सामान है, खाना पीना है, कोई भी चीज़ है, सीधा ऑनलाइन मार्केट के से जोड़ दिया, ताकि लोगों को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा और राज्य का जो है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। तो ये बात समझ में आ गया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? गोवा। चलो अगली बात करते हैं। ये फोटो तो आप सारे लोग जान रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इंद्र कुमार गुजराल, ये तो भाई है नहीं, हरदन हल्ले डोडो गौड़ा, जिसको बोलते हैं HD देव गौड़ा, HD देव गौड़ा, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है बेटा? ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा? एक तो ये राजनीतिक है, राजनीति से संबंधित है, ठीक है, और दूसरा है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से जुड़े हुए, इसलिए इकोनॉमी में बहुत अच्छा सुधार करने के लिए इनको जाना जाता है। और इन्हीं के समय एक पॉलिसी आई थी, LPG योजना आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण। ये किसके साथ, मतलब उस समय ये वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव थे 1991 में, लेकिन उदारीकरण, LPG का मतलब हो गया उदारीकरण, ठीक है, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो गया, निजीकरण, और G से हो गया ग्लोबलाइजेशन, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। तो ये योजना किस द्वारा लाई गई थे? तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो हम बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये देख रहे होंगे जो एक बना हुआ है, ये चेस है, शतरंज का खेल है। शतरंज के खिलाड़ी देखते हैं बहुत ज़्यादा, किसी के पास दिमाग होता है कहते हैं शतरंज का खिलाड़ी है ये। शतरंज के खेल में स्टेलमेंट क्या होता है? ये शब्द है, किसी एक खिलाड़ी के लिए विजयी स्थिति, किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप ड्रा हो जाता है। शतरंज के खेल की सबसे पहली चाल एक ऐसी स्थिति जब खिलाड़ी के राजा पर चेक होता है। तो स्टेलमेंट शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब राजा होता है, उसके किंग, जब कोई वैध चाल आगे खेलने के लिए नहीं बचता है, तब ये शब्द इस्तेमाल होता है स्टेलमेट। और तब उस स्थिति में मैच क्या होता है? ड्रा हो जाता है, बराबरी पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, रिपीटेड सवाल है ये। शतरंज के खेल में 16 लोग होते हैं, 8 प्यादे होते हैं, ये आपको पता होगा। प्यादे मतलब जो सिपाही होते हैं, 2 घोड़ा और 2 जो है आपका ऊंट होता है, 1 राजा 1 रानी और 2 हाथी होते हैं। इस तरीके से 16 लोग होते हैं इसमें। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बात तो समझ में आ गया, स्टेलमेंट शब्द क्या है? तो खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है, तो वो जो है क्या होता है, खेल को ड्रॉ कर दिया जाता है, बराबरी पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एक बार इसको सब लाइक शेयर करते रहिए सारे लोग फटाफट, ठीक है। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? कह रहा है कि कौन सा इसमें भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं। तो लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, बताओ इसमें। तो ऑप्शन में क्या है? ना तो एक, ना तो दो, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों। तो एक बात बता देते हैं आपको बेटा, लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका दोनों को भारत का सर्वोच्च सम्मानित और नागरिक सम्मान जो है क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जिसको बोलते हैं सिविल नागरिक पुरस्कार, वो क्या है? हमारा भारत रत्न है, जो कि दोनों को प्राप्त है। भारत रत्न दोनों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है, दोनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। तो इसलिए एक और दो दोनों पुरस्कार के प्राप्त करता थे। ठीक है, चलो ये भी हैं और ये भी हैं। भूपेन हजारिका जो है ये भी एक मतलब गायक हैं, मतलब ये जो पुराने गाने होते हैं उसके हैं। फिल्मी गाने भी बहुत सारा गाया है लता मंगेशकर के साथ। तो लता मंगेशकर तो सारे लोग जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी सवाल बेटा रिपीटेड है, देख रहे हैं, ये पूरा सवाल रिपीटेड है, फिर रिपीट हुआ है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जवाब है बेटा अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख घोषित किया गया, मतलब दूसरे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ठीक, अब आते सवाल नंबर 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो एक बार बताएं बेटा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सारा सवाल समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, इसमें देखो क्या करा है। 19(1)(b) क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाना, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, ये है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण सूचित करना। तो ये कह रहा है 19(1)(b) में क्या कहा गया है? तो देखो, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सभी भारतीय नागरिकों को क्या मिला है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी नाचो गाओ डांस करो, कोई मना नहीं करेगा आपको। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप अनुशासन के खिलाफ करोगे तो लोग पकड़ के अंदर कर देंगे। टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कहीं भी सभा कर सकते हो, भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, 10, 20, 50, 100 लोग, लेकिन कोई हथियार नहीं होना चाहिए। गोली बारूद लेके कहीं बैठ जाओ किसी चौराहे पर तो पुलिस उठा के अंदर कर देगी, फिर तुम कहोगे कि हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके लिए क्या है? फंडामेंटल राइट और नॉट ऑब्सोल्यूट राइट, ये परम अधिकार नहीं है आपका, ये क्वालिफाइड नेचर का होता है, मतलब जो कहा जाए उसके हिसाब से करना होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप मर्जी से करोगे। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, संघ बनाने का स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में स्वतंत्र पूर्वक घूमने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेन में बैठ जाओ बिना टिकट घुस जाओ, कहोगे नहीं हमको तो आर्टिकल 19(1) में मिला है और हम बिना ट्रेन घुस गए, एसी डिब्बा में घुस गए, टीटी आया उसको 2 थप्पड़ मार दिए, घुमा दिए, कह रहा भाई हमें तो अधिकार मिला है। तो ऐसा नहीं है, टिकट लेके बैठोगे तब घूमने को मिलेगा, नहीं उतार देगा अगले स्टेशन पर। ठीक है, तो जो मूव फ्रीली कह रहा है उसको समझना है बात को आपको। बस से जाओ, ट्रक से जाओ, टेम्पू से जाओ, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, एक्का गाड़ी, तांगा गाड़ी, किसी से भी घूमो, हवाई जहाज से जाओ, लेकिन टिकट लेके जाओ। ठीक है, चलो। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी हिस्से में बस जाओ जाके, अब ऐसा नहीं किसी घर पे कब्जा कर लो,
कमज़ोर आदमी देख के तो भी कहोगे नहीं हमें तो कहीं भी रहने का स्थान मिला, स्वतंत्रता मिला है, तो ऐसा नहीं है। रेलवे स्टेशन के बगल में जाके झुग्गी डाल के रहने लगो, टेंट लगा के, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। आप ज़मीन खरीद लो, घर खरीद लो, खरीद के वहाँ रह सकते हो, कोई भी व्यापार, दुकान, पढ़ाई लिखाई, कुछ भी, कोई भी धंधा कर सकते हो। तो वो कह रहा है सेटल हो सकते हो पूरे भारत में, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे राज्य हैं उनके राज्यों में नहीं जाना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के लिए जो जनजाति राज्य हैं वहाँ पर आप ऐसा काम नहीं कर सकते, बाकी आप किसी राज्य में जा सकते हो। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी धंधा खोल लो, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई व्यवसाय कर लो, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी दुकान कुछ भी कर सकते हो। सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली है। तो बताओ आपकी इसमें कौन वाला आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। ये आप ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलो, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो आयात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं, इसको ये नहीं कहा जाता। आयात उदारीकरण ये भी नहीं है। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट भी नहीं होता है। तो ये हो जाता है आयात प्रतिस्थापन। मतलब आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की नीति को क्या कहते हैं? जैसे मान लो आप बाहर किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हो तो अगर आपके देश में ही वो सामान बनने लगे तो फिर आप दूसरे देशों से क्यों मंगाओगे? तो नहीं मंगाओगे, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे सामान, सस्ते सामान मिलते हैं बाज़ार में, हमको चाइना के माल सस्ते रेट में मिल जाता है। अगर उसी सस्ते रेट का माल भारत में बनने लगे तो हमें आयात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आयात प्रतिस्थापन ये घरेलू उत्पादन से बदलने के लिए है कि जो घर में आप बना रहे हैं बाहर से मंगाना ना पड़े, तो वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक। आयात प्रतिस्थापन, इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। चलो भाई, जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव ने गीत गोविंद इनकी क्या है रचना है? अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया गया है? तो इसको आपको बताना है यक्षगान है, मणिपुरी है, या भरतनाट्यम है, या कथक है। सोच के एक बार समय ले लो, फिर बताओ हमको। ठीक, तो इसका जो है जो सही जवाब हो जाएगा वो मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी शैली में ये किया गया है जो जयदेव की गीत गोविंद। और ये किस लिए? जयदेव की जो गीत गोविंद रचना है, कृति है, वो गीत गोविंद कृति किससे संबंधित है? तो वो बेटा जो है भगवान कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा के जो मधुर रस हैं के रस हैं उनके बारे में ये कृति की गई है। तो ध्यान देना, गीत गोविंद किसके संबंधित है? कृष्ण और राधा से संबंधित है। इस बात की जानकारी आपको हो गई। तो ये मणिपुरी स्टाइल में किया जाता है। चलो, ये हमारा आधातु में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और वे आबंध बनते हैं। मतलब कह रहा है जितने नॉन मेटल होते हैं, देखो मेटल की खास बात होती है मेटल या धातु, और दूसरा लिखो अधातु। और हमसे पूछ क्या रहा है? धातु, अधातु के बारे में पूछ रहा है। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर धन आवेश बन जाएगा। धनावेश बनाते हैं, धन आवेश बनाते हैं, या पॉजिटिव चार्ज। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, या अंग्रेजी में बोलते हैं कैटायन, ठीक। धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है। जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं बेटा? निगेटिव बनाते हैं, ऋणावेश बनाते हैं, ऋणावेश।
आप जानते हैं जितने भी नॉन मेटल हैं, धातुएं हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है चार्ज, और जो धातुएं होते हैं उस पर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। एनायन, ऋण आवेश एनायन, धन आवेश कैटायन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये देखो सही बात, अधातुएं क्या होते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ये। और धातुएं क्या होती हैं? मेटल। धातुएं मतलब मेटल। मेटल क्या होते हैं? और भी बहुत सारे अंतर हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अब आप आंसर देख के बता दो, ऑप्शन देख के बता दो कि क्या होगा इसमें। मैंने आपको थोड़ा एक दो लाइन समझा दिया, बाकी धातु और अधातु में बहुत सारे अंतर होते हैं, उतना अंतर यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। करा दो इलेक्ट्रॉनों को घटाकर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करके, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देंगे तो अधातु भी नहीं कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका मतलब धातु की बात है। दो इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहा है ये भी गलत है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये क्या करते हैं बेटा? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? दे फॉर्म बॉन्ड। मतलब ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यही वाला ऑप्शन, क्या करेंगे? बी वाला यहाँ पर भर देंगे जो खाली जगह है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धातुएं इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और जो अधातुएं हैं इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। एक दो उदाहरण लिखना है तो लिख सकते हो आप। बहुत सारे धातुएं हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रूबिडियम है, बहुत सारे हैं। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ऐसे 90 धातुएं हैं पूरे आवर्त सारणी में। पीरियोडिक टेबल में 90 धातुएं हैं, 90 मेटल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात कितना लिखना है वो बताएं। यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। तो आपको समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ये हमें समझ में आ गया। ठीक, फिर अगला सवाल कह रहा है डॉट 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 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये कह रहा है कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हो। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 270, आर्टिकल 40, आर्टिकल 226, ये आपको ध्यान देना है। तो रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेटा सुप्रीम कोर्ट के तहत तो आप आर्टिकल 32 में से कर सकते हो। आर्टिकल 40 क्या है? ये डीपीएसपी में आता है। ग्रामीण पंचायती राज में गांव का विकास करना होता है। 226 में क्या है? हाई कोर्ट के माध्यम से जा सकते हो। देखो समझो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट के तहत तो आप आर्टिकल 32 से जाते हो, आर्टिकल 32 के माध्यम से जा पाओगे। लेकिन जब आपको हाई कोर्ट जाना होगा तो 226 और 32 दोनों के माध्यम से आप जा सकते हो। इसलिए हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के संरक्षण में ज़्यादा वरीयता दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। ठीक है, इस बात को समझना है आपको। 32 तो दोनों में है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन केवल हाई सुप्रीम कोर्ट में किससे जाएंगे आप? 32 से जाएंगे, इसलिए हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है 32 के अंतर्गत। इसको आप ध्यान से समझ लेना है। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आखिरी सवाल
ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? बताओ। फॉलो थ्रो, हैट्रिक और क्रेज, ये तो सारे लोग आप जानते होंगे। और लास्ट वाला क्या है? स्प्रिंट। तो ये क्या है? स्प्रिंट जो है क्रिकेट से संबंध नहीं है। स्प्रिंट क्या होता है? जो एथलीट लोग होते हैं, एथलीट होते हैं, कम दूरी की जो रेस होती है, कम दूरी की जो दौड़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बोलते हैं। और ऐसा करने वाले को क्या बोलते हैं? स्प्रिंटर बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं या डैश बोलते हैं। ठीक, आपने सुना हो ना कि ये स्प्रिंटर है, ये स्प्रिंटर है। तो स्प्रिंटर मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर वाली रेस को करने वाले को हम स्प्रिंटर बोलते हैं। तो ये क्रिकेट का शब्द नहीं है। बाकी ये भी और ये भी तीनों क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारी बात क्या हो गई? ये पूरे हो गए। तो एक बार सारे लोग उसमें बताओ कि हमारा कितना स्कोर हुआ है। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर हम आपको अगले दिन फिर इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। धन्यवाद। कोई बच्चा कुछ कह रहा है?